नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत ग्रामर में कारक प्रकरण पढ़ेंगे। इससे पहले मेरी क्लासेस संज्ञा प्रकरण की भी है, संधि वाला पार्ट भी मैंने डाला हुआ है और समास, छंद, यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे कारक प्रकरणम। पहले विद्यार्थियों, हम कारक कारक के बारे में समझेंगे कि कारक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों कि क्री धातु और नउल प्रत्यय के संयोग से कारक शब्द बना है, यानी कारक शब्द का निर्माण हुआ है। अब हम कह सकते हैं कि कारक कितने होते हैं। पहले हम बात करते हैं कि कारक की डेफिनेशन क्या है, कारक की परिभाषा क्या है। तो क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, यानी क्रिया के जनक को, यानी क्रिया को जो करने वाला होता है वो कारक होता है, या क्रिया निष्पादकत्वम कारकत्वम, यानी क्रिया का निष्पादन करने वाला, क्रिया को संपादित करने वाला भी कारक होता है। क्रियाम करोति इति कारकम, यानी जो क्रिया को करता है उसे हम कारक कहते हैं। अब यदि मैं बात करूं विद्यार्थियों कि कारक है, जो कारक कितने होते हैं, हम बात करते हैं कि हिंदी में तो कारक 8 होते हैं। संबोधन विभक्ति को भी कारक माना गया। लेकिन हम संस्कृत में बात करते हैं विद्यार्थियों, तो संस्कृत में कारकाणि कति संति, कारकाणि षट संति, यानी कारक 6 होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें जैसे आपका दे रखा है विद्यार्थियों, इसमें जो कारक की परिभाषा है, कारक की परिभाषा, यदि हम कारक की परिभाषा की बात करें विद्यार्थियों, तो इसका होगा क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, यानी क्रिया का जो जनक होता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि क्रियाम करोति इति कारकम। अब हम बात करते हैं कि कारक है जो संस्कृत में यदि हम बात करें तो कारक 6 होते हैं। यदि यहां इसमें दे रखा है कि हमें क्या करना है, कि इस तरीके से याद रखना है, कर्ता ने प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीया, करण से द्वारा तृतीया, संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पे पर सप्तमी संबोधन हे हरे भो। देखिए विद्यार्थियों, हम बात करते हैं कि कर्ता कारक, यानी कर्ता अपने आप में स्वतंत्र होता है, कर्ता किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता। तभी तो हम कहते हैं कि कर्ता के अनुसार क्रिया। यदि कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन। हम कह सकते हैं कि जैसे कर्म है तो कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, कि जैसे राम है पत्रम लिखती, राम पत्र लिखता है। तो यहाँ हम कहे कि राम है पत्रम लिखती,
अब देखिए यहाँ जो राम है ये क्या हुआ, कर्ता, क्या कर रहा है, लिख रहा है, ये क्या हो गई, क्रिया। क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, तो ये क्या हो गया, कर्म। अब हमें ध्यान रखना है कि कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीय में, और क्रिया कर्म के यानी क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आती है। दोनों क्लियर हो गए। कर्ता अपने आप में स्वतंत्र होता है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता। कर्म यानी जो क्या का उत्तर मिलता है, जैसे राम है किम करोति, राम क्या करता है, राम है भोजनम खादति, राम भोजन खाता है, फिर राम है पत्रम लिखती, राम पत्र लिखता है। अब हम बात करते हैं कि करण कारक। करण कारक होता है साधक तम, एक सूत्र होता है यानी साधक तम का मतलब होता है विद्यार्थियों की सात अर्थ में या किसी की सहायता से। जैसे हम कह सकते हैं कि से कलमेन लिखती, यानी वह कलम से लिखता है, तो से वह कलमेन यानी कलम से। अब जो वह यानी जैसे मैं कहूँ कि मोहन है कलमेन लिखती, मोहन कलम से लिखता है, तो मोहन किससे लिख रहा है, यानी लिखने की जो क्रिया कर रहा है वो किसके माध्यम से कर रहा है, कलम के माध्यम से कर रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगी, करण कारक हो जाएगा। और करण कारक होकर के विभक्ति कौन सी हो जाएगी विद्यार्थियों, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। अब हम बात करते हैं संप्रदान कारक। दान की क्रिया के माध्यम से जिसको खुश किया जाए यानी जिसको प्रसन्न किया जाए वो क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। जैसे मैं कहूँ निरपह विप्राय गाम ददाती, यानी राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है, तो राजा किसके लिए गाय दे रहा है, ब्राह्मण के लिए। तो ब्राह्मण यानी कुछ कौन हो रहा है, देने की क्रिया में ब्राह्मण हो रहा है, तो ब्राह्मण में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। कारक कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगी, यानी नृपह विप्राय गाम ददाती। इसमें और भी उदाहरण होते हैं जैसे हम कह सकते हैं न मैं स्वस्ति ही स्वा स्वदा अलम वसट योगाश्च, यानी इन पदों को मान करके भी जहां विभक्ति होती है वो उपपद चतुर्थी विभक्ति मानी जाती है। एक सूत्र होता है कि रुचि अर्थानाम प्रियमाण, यानी रुचि अर्थक धातुओं के योग में भी जिसको अत्यधिक रुचिकर लगे। जैसे मैं कहूँ बालकाए मोदकानी रोचनते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। अब लड्डू किसको अच्छे लग रहे हैं, बालक को, तो बालक में क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक होगा। संप्रदान कारक होने के बाद विभक्ति कौन सी हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। अब हम कह सकते हैं कि अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है विद्यार्थियों अलग होना, पृथक होना। जैसे मैं कहूँ आपसे वृक्षात पत्राणि पतंती, हम आगे यहाँ पर देखते हैं विद्यार्थियों कि वृक्षात पत्राणि पतंती, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यदि मैं यहाँ डालू विद्यार्थियों, देखिए यहाँ वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब वृक्ष से क्या गिर रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं। कहने का मतलब जो वस्तु स्तर है वो अपादान कारक होगा, और अपादान कारक विभक्ति कौन सी हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। जैसे भवनात् बालक पत्ती, भवन से बालक गिरता है। तो कहने का मतलब जो वस्तु जिससे अलग हो रही है उसमें क्या हो जाएगा, अपादान कारक होगा, और अपादान कारक होकर के विभक्ति कौन सी हो जाएगी, पंचमी। अब हम बात करते हैं संबंध कारक। इसका मैंने पहले जिक्र नहीं किया कि मैं आपको बता दूं कि जो कारक होते हैं वो 6 ही होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। विभक्ति में तो संबंध को काउंट किया जाता है, लेकिन इसको कारक इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि इसका क्रिया के साथ सीधा जुड़ाव नहीं होता, लगाव नहीं होता, इस कारण से इसे कारक नहीं माना जाता है। इसको सिर्फ ओनली एक दूसरे का रिलेशनशिप यानी रिश्ता बताने के लिए, संबंध बताने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जैसे मैं कहूँ विद्यार्थी आपसे कि दशरथस्य पुत्र राम अस्ति, यानी दशरथ का पुत्र राम है। रामस्य भार्या सीता अस्ति, यानी राम की पत्नी सीता है। कहने का मतलब एक दूसरे का संबंध बताने के लिए ही संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विद्यार्थियों देखिए हम
यदि किसी सेंटेंस में बनाए तो मैं पे पर ये होता है। तो जहां, जैसे मैं कहूँ आप कि जहां पर क्रिया हो रही है, कहने का मतलब सीधी सी आपको बात ये ध्यान में रखनी है कि जहां पर क्रिया हो रही है वो क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक होगा। और अधिकरण कारक में विभक्ति कौन सी हो जाएगी आपकी, सप्तमी हो जाएगी। जैसे मैं कहूं वने है खगाहा वसंती, यानी वन में पक्षी रहते हैं। तो वन में यानी जो रहने की क्रिया हो रही है वो कहाँ हो रही है, वन में हो रही है। तो वन जहां जहां क्रिया हो रही है, जहां पर क्रिया हो रही है वो अधिकरण कारक होगा। और अधिकरण कारक में विभक्ति कौन सी हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। अब हम संबोधन की बात करते हैं विद्यार्थियों। तो संबोधन को संस्कृत में प्रथमा विभक्ति में ही काउंट किया जाता है, यानी प्रथमा विभक्ति में गिना जाता है। इसलिए विद्यार्थियों आज ये हम कारक का सामान्य परिचय हमने पढ़ा है। मैं आशा करता हूं विद्यार्थियों की आप सभी के समझ में आया होगा। बहुत दिनों से क्लासें नहीं आ रही थी, इसके लिए मैं सभी से माफी चाहता हूं, क्योंकि एक टाइम का अभाव हुआ था। बट अब जैसे भी होगा क्लासें कंटिन्यू होगी। आप ध्यान रहे, मुझे यदि आपको कोई भी चीज़ समझना है या कोई आपको परामर्श देना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।